द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 5, जिसके अंदर हमको देखने को मिला मुर्गियों के उड़ने से लेकर के मार्वल और डीसी के ऊपर रोस्ट और क्या सिस्टर सेज अपनी पार्टी बदलने वाली है। तो चलो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर वॉर्ड के अंदर भी एक इवेंट हुआ जिसमें इन्होंने अपनी आने वाली मूवीज का अनाउंसमेंट किया, जिसको इन्होंने नाम दिया V52। और इस सीक्वेंस के अंदर इन्होंने क्लियर शॉट लिए मार्वल और डीसी के ऊपर। जैसे हमारी मूवी 10 बार रीशूट हो चुकी है, इसीलिए इसका बजट बढ़ गया। एंड और एक कैरेक्टर तो ये बोलता है क्योंकि मेरी एक साल से कोई मूवी नहीं आई तो अब समय है रीबूट का। जो द बॉयज का शो है वो एक तरीके से इन्हीं सुपर हीरोज जैसे मार्वल और डीसी पे एक तरीके का सटायर है। बट इस एपिसोड में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इन्होंने कब और कहाँ पे कौन से शॉट लिए हैं। और इसी सीक्वेंस के अंदर हमको ये भी आइडिया लग जाता है कि शायद जो सिस्टर सेज का कैरेक्टर है उसे आइडिया है जो ए ट्रेन है उसे ही इंफॉर्मेशन लीक की है। हमें इसके पिछले एपिसोड में ये दिखाया था कैसे ए ट्रेन ने यूई और स्टारलाइट को वॉट की कैमरा फुटेज दी थी, जिसके अंदर उन लोगों ने 3 होमलैंड सपोर्टर को मारा था। शायद सिस्टर सेज के अलावा इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता है एक्सेप्ट एशली, जिसको ए ट्रेन ने ये बात खुद ही बताई है। मगर जो सिस्टर सेज का कैरेक्टर है वो ये बात होमलैंडर को क्लियरली बता सकती थी, जिसके बाद होमलैंडर ए ट्रेन को मार देता। बट उसने ये बात होमलैंडर को क्यों नहीं बताई? क्या उसका अंदर ही अंदर कोई और प्लान चल रहा है या कहीं वो अपनी साइड बदल लेगी और होमलैंडर को बिट्रे कर लेगी? अब ये सारी चीजें तो हमको आने वाले सीजन और आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसके अलावा आगे बात करें तो इस एपिसोड का मेन फोकस था डैड्स के ऊपर। तो इस एपिसोड के अंदर हमको एक पेरेंट और एक चाइल्ड का जो रिलेशन है वो दिखाने की कोशिश की गई है अलग अलग साइड से। फिर चाहे वो MM हो, होमलैंडर और रायन हो, या फिर स्टैन एंड विक्टोरिया का कैरेक्टर। और हाँ, इस एपिसोड में स्टैन एडगर के कैरेक्टर का कमबैक हो चुका है। ये वाले जो एक्टर हैं उन्होंने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेस दिए हैं बाकी शो जैसे कि ब्रेकिंग बैड और मैंडोलोरी। बट जो इस कैरेक्टर की सीरियसनेस हमको पिछले सीजन में फील हुई थी जब ये होमलैंडर को उल्टा जवाब देता था, वो वाली सीरियसनेस इस एपिसोड में थोड़ी कम दिखी। और क्योंकि विक्टोरिया ने अपने फादर को जेल या कस्टडी में जाने से बचा लिया है, तो देखते हैं अब इन दोनों कैरेक्टर का आगे क्या प्लान होता है। और जो होमलैंडर का कैरेक्टर है उसने जो पिछले एपिसोड में कांड किया है वॉर्ड के साइंटिस्ट के साथ, उसके बाद हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उसे कैसे रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसे उसके ऊपर लोग डोमिनेशन करते थे या उसे मैनिपुलेट करते थे और वो फ्रीली कोई डिसीजन नहीं ले पाता था, वो सेम चीज कर रहा है अपने बेटे रायन के साथ। तो इसीलिए वो रायन को कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई डोमिनेशन या प्रेशर नहीं डालूंगा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो कि होमलैंडर असल में कितना हरामी आदमी है। वो रायन की अच्छाई को भी मैनिपुलेट करके उससे बुरे काम करवा रहा है। मतलब जो रायन का कैरेक्टर है वो करना तो अच्छे काम चाहता है, जैसे वो कहता है कि मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ, तो होमलैंडर उस लड़की को बचाने में उसकी मदद तो करता है। मगर फिर जो बंदा उस लड़की को हैरेस कर रहा होता है, होमलैंडर रायन को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम इसे पनिश करो। और ऐसा पहली बार हुआ है कि रायन को किसी को टॉर्चर करना या होते हुए देखना अच्छा लग रहा है। और इवेंचुअली होमलैंडर यही देखना चाहता था कि उसका बेटा भी ह्यूमन से हेट करे और उसे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आए। अब देखो, अब फ्यूचर में रायन से रिलेटेड 2 चीजें हो सकती हैं जो मुझे अब समझ आ रही हैं। या तो रायन अच्छी साइड पे रहेगा और बुचर की टीम में चला जाएगा एंड इवेंचुअली रायन वर्सेस होमलैंडर होगा बॉयज का फिनाले। और इस थ्योरी के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो या फिर एक शॉर्ट में भी बात की है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि रायन भी बन जाए अपने फादर की तरह इविल और उसे भी ह्यूमंस छोटे लगने लगे। कुछ भी हो, मगर मेरे हिसाब से रायन का कैरेक्टर एक की कैरेक्टर होगा बॉयज के फाइनल सीजन या फिर सीजन फिनाले में। और अब बात कर लेते हैं उन 2 कैरेक्टर्स की जो कि मुझे इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छे लगे। वो हैं यूई और उसके फादर का कैरेक्टर। तो जो पिछले एपिसोड में यूई की मदर ने उसके फादर को कंपाउंड भी दिया था, उससे उसकी जान तो बच गई, मगर उसकी वजह से यूई के फादर को मिल गई बहुत ही पावरफुल पावर। मुझे पता नहीं कि इस पावर को क्या कहते हैं, मगर इस पावर की मदद से वो लोगों के आर पार जा सकता है और वो उन लोगों को एक झटके में मार नहीं बल्कि पाड़ सकता है। मगर जो कि यूई के फादर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे और कंपाउंड वी के साइड इफेक्ट के चलते याददाश्त भी कमजोर हो रही है, यहाँ तक कि वो यूई को भी भूल चुके हैं। और जो हॉस्पिटल के अंदर हमको इन 2 कैरेक्टर के बीच जो फादर सन का इक्वेशन दिखाया है, वो पूरा जो सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छा है एंड इट फील्स इमोशनल। बट इवेंचुअली यूई को जो सही डिसीजन है वही लेना पड़ता है, अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के, जो कि है अपने फादर को नॉर्मल करके उन्हें मरने देना। क्योंकि यूई को ये मालूम है कि अगर ये इस हालत में रहे तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी और ये काफी मासूम लोगों की जान ले लेंगे। तो मेरे लिए तो ये वाला सीक्वेंस इस एपिसोड की हाईलाइट थी। इसके अलावा जो इस एपिसोड का मेन प्लॉट था वो मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा, जिसके अंदर जो बुचर और MM की टीम है वो जाती है स्टैन एडगर को अपनी टीम में लेकर के विक्टोरिया न्यूमन के पास, उस जगह पे जहाँ पे रखा है वायरस, जिसकी वजह से ये लोग सूप्स को हरास। और वहाँ पहुँच के हमें पता चलता है जो एक साइंटिस्ट है उसने इस वायरस को टेस्ट करने के लिए एक मुर्गी
या ऐसे कोई क्रिएचर को लिया था, जिसके बाद वो मुर्गी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई और धीरे धीरे ये वायरस फैल गया पूरे फार्म। और फिर हमें एक तरीके का पूरा केओस दिखाया जाता है जहाँ पे बॉयज के कैरेक्टर बचने और मारने की कोशिश कर रहे हैं सुपर एनिमल से, जहाँ पे मुर्गियां और सुअर आसमान में उड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अगर मैं सच बोलूं तो मुझसे ये सीक्वेंस देखा नहीं गया। आई नो कि इस शो में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके आगे तुम्हें ये चीज बहुत ही छोटी लगेगी। पता नहीं क्यों मैं नंगे इंसानों को देख लेता हूँ, ये चीज मुझसे नहीं देखी गई। और ये वाली जो पूरी चीज है या फिर ये वाला जो प्लॉट है वायरस वाला, वो एटलीस्ट इस एपिसोड में तो उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। ऐसा लगा कि ये लोग बेमतलब एपिसोड को खींच रहे हैं और एपिसोड को खींचने वाली चीज मुझे एपिसोड 3 से ही फील हो रही है, जिससे ये पता चलता है कि इनके पास अब ज्यादा स्टोरी बची नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इनके पास स्टोरी नहीं है तो भाई बेमतलब स्टोरी को खींच क्यों रहे हो। और इस एपिसोड में हमें एक और चीज क्लियर हो गई कि जो जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर है, सॉरी मैं इस कैरेक्टर का नाम अगेन भूल गया, बट जिसे बुचर का दोस्त दिखाया गया है, ऐसा हो सकता है कि वो कोई रियल कैरेक्टर हो ही ना, बल्कि वो हो बुचर की इमेजिनेशन या फिर जिसे तुम कहते हो बुचर की अंदर की आवाज। अब देखो पहली चीज, ये वाला जो कैरेक्टर है वो हमें सिर्फ बुचर के साथ देखने को मिलता है। हमें अभी तक ये वाला कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर के साथ में देखने को नहीं मिला। नंबर 2 है, इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि जो जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर है वो बुचर से कहता है कि तुम्हारी टीम कितनी बेकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि उसने बुचर की टीम को कब देख लिया और उसे इस टीम के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो हो सकता है ये वाला जो कैरेक्टर हो वो हो बुचर के अंदर की आवाज। वो बाहर से तो अपनी टीम को अच्छा बोल रहा है, बट उसे अंदर ही अंदर पता है कि मेरी टीम कितनी बेकार है। और इस चीज का एक और हिंट हमें मिलता है इस एपिसोड एंड में, जब बुचर कैप्चर कर लेता है समीर शाह के कैरेक्टर को और उस रूम में जेफरी डीन मॉर्गन का भी कैरेक्टर था है। और जब बुचर उसकी तरफ मुंह करके कुछ कह रहा होता है तो जो समीर शाह का कैरेक्टर है उसका रिएक्शन थोड़ा शॉकिंग वाला या फिर थोड़ा अजीब होता है। ऐसा लग रहा हो कि उसे लग रहा है कि वहाँ तो कोई है नहीं, मगर ये किससे बात कर रहा है। तो इसकी काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि जो जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर है वो कोई रियल कैरेक्टर हो ही ना। बाकी एट लास्ट जो फ्रेंची का कैरेक्टर है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने। पता नहीं ये लोग उस कैरेक्टर के साथ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। मुझे तो इसका कैरेक्टर इस सीजन में बहुत ही बेकार लगा, इसीलिए इस कैरेक्टर के ऊपर मैं अपनी बात नहीं करना चाहता। विद दैट आज की